आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो महापुरुषों के जीवन चरित्र की सीरीज चल रही है, इसी सीरीज के अंतर्गत हमने पार्ट 1 में रानी दुर्गावती का भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। भाग 1 में बुक में डार्क प्रिंटिंग की वजह से जो जन्म तिथि आपको बताई गई थी कि 5 अक्टूबर 1924 कहा था, वो रियल में 5 अक्टूबर 1524 है। इसकी हमने सही जानकारी प्राप्त करके फिर आपको ये बताई गई है। बुक में डार्क प्रिंटिंग की वजह से मिस्टेक हो गई थी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रानी दुर्गावती का पार्ट 2। इसके पहले हम लोग कहाँ तक इसमें पढ़ चुके थे, एक बार थोड़ा सा उस पर संक्षिप्त नजर डाल लेते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे सच्ची वीरांगना आतताई अकबर से सामना, यहाँ तक हमारा हो चुका था। अब आगे जो हमें इसका हिस्सा अगला पढ़ना था वह था मुंह तोड़ जवाब। चलिए जानते हैं रानी ने अपने शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया। रानी ने अकबर को वीरोचित उत्तर भेजा, गढ़ा मेरा राज्य है और मेरे जीते जी उस पर कोई अधिकार नहीं कर सकता। उसने अकबर के संदेश के प्रति उत्तर के साथ ही चरखे के जवाब में सोने का एक पिजन भेजा। इसका अर्थ यह था कि स्त्री होने के नाते मेरा काम यदि चरखा चलाना है तो जुलाहा होने के नाते तुम्हारा काम राज्य करना नहीं, रुई धुनना है। रानी दुर्गावती से ऐसा करारा जवाब पाकर अकबर क्रोध से तिलमिला उठा। चलिए आगे देखते हैं मुगलों की कुदृष्टि व दरिंदगी। अकबर ने माणिकपुर के प्रशासक अब्दुल मजीद उर्फ आसिफ खां के नेतृत्व में गढ़ा पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजी। मार्च 1564 में मुगल सेना आसपास के गांवों को लूटती खसोटती कत्लेआम करती हुई गढ़ा की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में दमोह नगर में भारी तोड़फोड़ की गई। आज भी अनेक खंडित मूर्तियां, सती स्तंभ के अवशेष, विष्णु वराह की खंडित विशाल प्रतिमा, महामाया देवी का ध्वस्त मंदिर, ये सब मुगलों की दरिंदगी की कहानी सुनाते हैं। 10,000 घुड़सवार और 12,000 सैनिकों के साथ आसिफ खान ने सिंगौरगढ़ पर हमला कर दिया। उस समय किले में रानी के पास केवल मात्र 5,000 सैनिक थे। देखें आगे सिहनी की ललकार। रानी दुर्गावती ने साहस पूर्वक अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए कहा, आज हमारी मातृभूमि पर विपत्ति आई है, उसकी स्वाधीनता की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। शत्रु को बता दो कि जब तक एक भी राजपूत जिंदा रहेगा उसे गढ़ा राज में पैर नहीं रखने देंगे। वीरों चलो मेरे साथ गढ़मंडल की रक्षा कर उस कीर्ति को अमर करने। रानी की ओजपूर्ण वाणी ने सैनिकों में नई ऊर्जा व स्वदेश प्रेम का संचार किया। किले का चप्पा चप्पा रानी के जयनाद से गूंजने लगा। सब लोग युद्ध की तैयारी में जुट गए। आसिफ खां को उल्टे पैर भगाया। देखते हैं कैसे रानी ने आसिफ खां को भगाया। दुर्गावती और आसिफ खां के बीच पहला युद्ध सिंगौरगढ़ के बाहरी क्षेत्र काराबाग में हुआ। महारानी स्वयं दोनों हाथों में तलवार धारण कर मुगलों पर सिहनी के समान टूट पड़ी। शत्रु के परखच्चे उड़ गए। महारानी के वीर सैनिकों ने मुगलों की लाशों का ढेर लगा दिया। आसिफ खां को एक वीरांगना के रौद्र रूप व साहसी सैनिकों के आगे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस पराजय से अकबर जल भुन गया। कुछ समय बाद उसने आसिफ खां को और अधिक सैनिक
तथा भारी तोप खाने के साथ महारानी को परास्त करने भेजा। आगे देखते हैं मृत्यु अथवा विजय। इस बार रानी को भी तैयारी करने का अवसर मिल गया था। दूसरा युद्ध सिंगौरगढ़ में और तीसरा गढ़ा में हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से चौथे युद्ध के लिए उसने पहाड़ी स्थान पर मोर्चा जमाया। गढ़ा के उत्तर में जबलपुर से 18 किलोमीटर दूर पहाड़ियों से घिरा एक दुर्गम स्थल है। एक तरफ नर्मदा और दूसरी ओर गौर नदी से घिरे दुधरू और घने नरई के जंगल में उसने अपना शिविर जमाया। युद्ध से पूर्व अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए दुर्गावती ने कहा, यदि आप अन्यंत्र शरण लेना चाहे तो ले सकते हैं, परंतु मेरे लिए दो ही विकल्प हैं, विजय अथवा मृत्यु। रानी के आह्वान पर सैनिकों में उत्साह व साहस की लहर दौड़ गई। उन्होंने अंत तक रानी का साथ देने का संकल्प किया। रानी के आह्वान पर सैनिक तैयार खड़े हो गए। 23 जून 1564 को दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट के साथ तोपें गरज उठी। भाले, बल्लम, तीर, तलवार और कटारों के आघात प्रत्याघात से युद्ध क्षेत्र रक्त रंजित हो गया। साक्षात दुर्गा व चंडी बनकर हाथी पे सवार होकर रानी दुर्गावती की रण गर्जना से शत्रु दल में हाहाकार मच गया। गोंड सैनिक हर हर महादेव के नारों के साथ शत्रु पर टूट पड़े। उनके पराक्रम के सामने मुगल सैनिकों के पैर उखड़ने लग गए। युद्ध में आसिफ खां पराजित हुआ। तब तक सूर्यास्त हो चुका था। रानी के सैनिक विजयनाद करते हुए अपने शिविर को लौट आए। रण क्षेत्र का चित्रण करते हुए अबुल फजल ने लिखा है, रानी उस हाथी पर सवार थी जिस पर उसका ध्वज लगा हुआ था। वह शस्त्राण व शस्त्र धारण कर अपने 5000 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में कूद पड़ी थी। उसकी दुधारी तलवार और सरमन हाथी आसिफ खां की विशाल सेना को रोंद रहे थे। रानी की इच्छा थी कि बौखलाए आसिफ खां और उसकी हताश सेना पर रात में ही हमला कर उन्हें धूल चटा दी जाए। उसका अनुमान था कि शत्रु भी इस प्रकार का हमला करने की योजना बना सकता है। दुर्गावती ने अपना विचार सलाहकारों के सामने रखा, किंतु जीत की खुशी में उन्मत्त सरदारों ने रानी को रात्रि में युद्ध ना करने की सलाह दी, जिसे रानी ने मान लिया। इसे दुर्भाग्य ही कहना होगा कि अंततः वही हुआ जिसकी रानी को आशंका थी। मैदानी युद्ध में रानी से परास्त होकर आसिफ का घात लगाकर हमला करने की ताक में था। कुछ गद्दारों ने रानी व उसकी सेना की स्थिति के बारे में आसिफ खां को बता दिया। उसने रातों रात बड़ी सेना और तोपखाना लेकर नए मोर्चे जमाए। युद्ध के श्रम से पस्तगढ़ा के सैनिक विश्राम कर रहे थे कि सुबह के समय आसिफ खां की तोपें आग उगलने लगी। दुर्गावती के सैनिक सावधान नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में मारे गए। बची खुची सेना लेकर रानी स्वयं युद्ध करने लगी। अपने बचाव हेतु रानी नरई का नाला पार करना चाहती थी, परंतु यहाँ आसिफ खां ने विश्वासघाती बदन सिंह के साथ मिलकर एक चाल चली ताकि रानी नाला पार नहीं कर सके। उन्होंने 4 मील दूर बने बांध को तोड़ दिया। इस कृत्रिम बाढ़ से रानी के लिए नाला पार करना असंभव हो गया। देखते हैं आगे वीर नारायण की वीरता। तभी मां को संकट में पाकर 15 वर्षीय वीर नारायण वीरवाना धारण करे
किए हुए माँ के सम्मुख आकर युद्ध की अनुमति मांगने लगा। माँ का आशीर्वाद मिलते ही वीर नारायण घोड़े पे सवार होकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। 15 वर्षीय बालक ने अपूर्व पराक्रम दिखाते हुए मुगल सेना को 3 बार पीछे हटाया। वीर बालक पर अनेक मुगल सैनिक एक साथ टूट पड़े। वीर घायल होकर घोड़े से गिर पड़ा। पुत्र को घायल होता देख रानी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे वीर नारायण को युद्ध क्षेत्र से बाहर सुरक्षित स्थान पर लेकर चले जाएं। अबुल फजल के शब्दों में, कुछ रक्षक सैनिकों के वीर नारायण की सुरक्षा में लग जाने के कारण रानी के सैनिकों की संख्या में कमी आ गई। फिर भी विचलित ना होते हुए रानी बहुत बहादुरी से लड़ती रही। रानी कायर नहीं हो सकती। देखें, इसमें मुगल सैनिकों के पास बड़ा तोपखाना था, जबकि रानी के पास केवल मुट्ठी भर सैनिक थे। उनमें से अधिकांश सैनिक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस निर्णायक संघर्ष में एक तीर रानी की आंख पर जा लगा, तभी दूसरा तीर उसकी गर्दन में लगा। वीरांगना का शरीर रक्त रंजित हो गया था। लड़ते लड़ते रानी मूर्छित होकर अचेत अवस्था में हाथी से नीचे आ गिरी। रानी को हाथी से गिरता देख उसके सैनिक हतोत्साहित हो गए। कुछ ही पलों बाद रानी होश में आ गई, परंतु अब तक पासा पलट चुका था। हार ऐसा लग रहा था होनी ही है। तभी सैनिक सरदारों ने आकर निवेदन किया, महारानी जी, आप समय विपरीत लग रहा है। महारानी जी से उन्होंने कहा, महारानी जी, अब जो समय है बहुत विपरीत लग रहा है, हमारे अनुकूल तो नहीं है, कृपया आप यहां से निकल चलिए। रानी ने अपना संकल्प दोहराते हुए कहा, क्षत्रिय पुरुष कायर हो सकता है, परंतु रानी नहीं। मैं युद्ध में पीठ दिखाना नहीं जानती। विजय नहीं तो क्या हुआ, बलिदान तो संभव है। मेरी मृत्यु एक वीरांगना की तरह होगी। शत्रु मुझे जीवित नहीं पकड़ पाएगा। अंतिम पैराग्राफ है जो इसके अंतर्गत देखते हैं हम। आत्म बलिदान के अंतर्गत रानी ने कटार निकाली और अपने बक्ष स्थल में भोंक ली। मृत्यु के समय रानी के मुखमंडल पर कर्तव्य पूर्ति व बलिदान की अद्भुत आभा थी। अपने धर्म व मातृभूमि की रक्षा हेतु एक वीरांगना ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। इतने में मुगल सैनिक वहां पहुंच गए। आधार सिंह कड़कड़ाती आवाज में उनसे बोला, खबरदार, रानी की ओर किसी का कदम ना बढ़े। 24 जून 1564 का दिन। रानी ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें खोली और अपने सैनिकों से पूछा, वीर नारायण कुशल तो है? आधार सिंह ने रानी को वीर नारायण की कुशलता की सूचना दी। वह सुनकर रानी ने निश्चिंता के साथ अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार वीर छत्राणी ने शौर्य व पराक्रम युक्त जीवन का बलिदान कर हंसते हंसते मृत्यु का आलिंगन किया। वहीं रणभूमि में ही रानी की चिता सजाई गई। सैनिकों ने वीरांगना के पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक अभिवादन किया व उसे अग्नि को समर्पित किया। अग्नि की लपटों के साथ महापराक्रमी रानी का शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। रानी दुर्गावती ने अपने नाम के अनुरूप देश और धर्म के सम्मान के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। उसने भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई और चांद बीवी जैसी वीरांगनाओं की पंक्ति में स्वयं को प्रतिष्ठित किया। नरई के पास बरहा ग्राम में रानी का स्मारक उसकी वीरता की अद्भुत गाथा प्रस्तुत कर गौरवान्वित हो रहा है। ऐसी थी हमारी रानी दुर्गावती। इसी के साथ हम इसे यहीं पर विराम देते हैं और आप सभी से मिलते हैं महापुरुषों के जीवन चरित्र की अगली सीरीज के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।